So, right, a very lovely morning to you all. A very good morning, everyone. Well, I hope everyone is back in a very fresh mood today. Yes? All right. So, once again, I would like to welcome on behalf of this Ayushman, and I would like to invite on the stage Dr. Bipin Kumar, who is the president of Ayushman Bharat Nyas. So, well, I can say a name which doesn't need any introduction. So, I would like to invite Dr. Bipin Kumar on the stage with a big round of applause, everyone. He's a secretary of Vishwa Hindi Parishad and visiting guest for many leading media channels. So I already gave introduction yesterday as well for Dr. Bipin Kumar, and we had a great session yesterday evening. So I hope once again he is going to tell you some useful information today. Dr. Bipin Kumar. आज के सत्र का शुरुआत हम पुनः ओमकार की दिव्य ध्वनि से करेंगे। सीधे बैठना, लंबी गहरी श्वास, आंखों को बंद कीजिए, श्वास छोड़िए। थोड़ी सी और ऊंची आवाज में लास्ट है, थोड़ा सा और ऊंची आवाज ताकि वातावरण में पूरा गूंज सके आपकी आवाज, ये हॉल में पूरा गूंज जाए, ऐसा थोड़ा सा और ऊंची आवाज। आंखों को बंद रखिए, आंखों को बंद रखिए और दोनों हाथों को आपस में मिला करके धन्यवाद। आज के सत्र में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप में से हर एक डेलीगेट का मैं व्यक्तिगत रूप से आयुष्मान की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और साधुवाद भी देता हूँ, क्योंकि कल का जो सत्र रहा उसमें आपकी काफ़ी सक्रिय भागीदारी रही। आप सब लोगों ने काफ़ी रुचि दिखाई। अब आप सब लोग आयुष्मान फैमिली के मेंबर बन चुके हैं, है ना?
सब लोगों को आयुष्मान से जुड़े रहना है और लाभ लेना है। हमारे पास बहुत कुछ है आपसे शेयर करने को। ये केवल ये 2 दिवसीय ही नहीं, आगे भी आप सोशल मीडिया का एक खासियत ये भी है कि हम लोग जुड़े रह सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे आयोजन होंगे जिसमें सब लोग जुड़े रहेंगे। वीकेंड में होगा, बहुत सारे डॉक्टर्स कनेक्ट होंगे जिससे आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है हिंदुस्तान हॉटलाइन न्यूज, उसके माध्यम से आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं, आप कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर है। तो स्वास्थ्य संबंधित जो भी जानकारियाँ हो, बार बार चर्चा होता है, तो मन जो है ना वो स्वास्थ्य की ओर लगता है। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? स्वास्थ्य, है ना। आज विश्वास उतना ही महत्वपूर्ण है और पहले भी था, आने वाले 500 वर्ष बाद भी, है ना, स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे टेक्नोलॉजी का कितना भी विकास क्यों न हो जाए, स्वास्थ्य की अहमियत वही बनी रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वस्थ कैसे रहें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे संस्थाओं से जुड़ाव बना करते हैं जहाँ पे विजिट में जो टॉक हो रहा है उससे जुड़ना। बार बार जो चीज़ें हमारे दिमाग में आती है उससे हमारा माइंड जो है जुड़ता है। कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहा है, जानते धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति। मैं जानता हूं कि गलत क्या है, लेकिन उसमें हमारी निवृत्ति नहीं। अब मैं जानता हूं कि अच्छा क्या है, उसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं। तो हेल्थ को अच्छा रखना ये हम सब लोगों की जिम्मेवारी है और आज के समय में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है ना। कैसे हम स्वस्थ रहें। मैं देखता हूं कि हर लोग, आज का जो समय है, आज की जो जीवन शैली है, हर लोग बीमार हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। आपका जो जीवन शैली है, आपका जो खान पान है ना, आपके जो डेली रूटीन है, सब गड़बड़ है। और ऐसे समय में आयुष्मान की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं कि बार बार चर्चा होने से हमारा जो है ना वो हैबिट में आ जाता है। तो इस तरह के कॉन्फ्रेंस का ये अहमियत है। यहाँ पे बहुत कुछ सिखाने के लिए नहीं बुलाया गया, बस एक चीज का कि आप अहमियत समझें स्वास्थ्य का, तभी ये कॉन्फ्रेंस का जो है उद्देश्य पूरा हो जाता है। और आप लोगों को आयुष्मान की गतिविधियों में व्यक्तिगत रूप से, संस्थागत रूप से नहीं, सहयोग देना। हर लोगों को, हजारों लोगों की जिंदगी को बदलना है। क्योंकि हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन आप भी इस मुहिम में भागीदार बने। कैसे आप लाखों लोगों की जिंदगी को स्वस्थ बनाने में आपकी भूमिका हो सकती है, और वो भी केवल एक चाहत से। इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक चर्चा करना, ज़्यादा लोग स्वस्थ कैसे रहे, है ना। एक इंसान होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है कि स्वस्थ कैसे रहे। और अगर वो स्वस्थ बनाने में आपकी भूमिका होनी चाहिए कि समाज स्वस्थ कैसे रहे, देश कैसे स्वस्थ रहे। आप सब लोगों को मालूम है कि मेरे पास बहुत सारे पॉलिटिकल ऑफर है ना। मैं जिस संगठन से हूँ उसमें बहुत कुछ मौका मिलता है, लेकिन मेरी भी उसमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा आनंद और सबसे ज़्यादा खुशी आप लोगों के साथ चर्चा करने में लगता है कि इससे बड़ा काम और नहीं हो सकता। लोगों को स्वस्थ कैसे बनाया जाए। तो अभी हम लोगों ने ओंकार चैंटिंग से शुरू किया। 3 बार महामृत्युंजय मंत्र, 3 बार गायत्री मंत्र और माँ दुर्गा का 32 नाम का जाप, 32 नेम्स ऑफ गॉडेस दुर्गा। कितने लोगों को आता है? आपको आता है? ऐसे क्यों, ऐसा करा कीजिए। और
देखिए, मंत्रों का विज्ञान जो है बहुत ही उन्नत विज्ञान है। अभी जो वेस्टर्न साइंस है ना, ये जहाँ मतलब शुरू होता है, वो अपना जो इंडियन जो एंशिएंट विजडम है जहाँ समाप्त होता है वहाँ से ये शुरू होता है ना। तो हमारी जो विज्ञान है ये बहुत ही उन्नत है और उसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। हर दिन मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। उसका क्या फ़ायदा है? एक तो आपके जो मन में बहुत सारे अनावश्यक जो थॉट्स आते हैं उससे आप बचे रह सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर आपका मन खाली है तो क्या होता है, मन में विचार आता है, विचार आता है ना। और बहुत सारे ऐसे विचार हैं, 99% ऐसे थॉट्स हैं जो आपके मन में नहीं आना चाहिए था। ओवर थिंकिंग हो रहा है और ओवर थिंकिंग होने की वजह से आप स्ट्रेस में आते हैं। ओवर डाइटिंग, ओवर थिंकिंग, इससे बचना है। और मैंने कहा था कि अपने जीवन को स्वर्गमय बनाना चाहते हैं तो 10 बजे तक स्वर्गमय बनाइए। 10 बजे तक आपको ये मन में विचार लाना है कि स्वर्ग बनाना हमारे हाथ में है। मैं आज के दिन को स्वर्गमय बनाऊंगा, ये मेरे हाथ में है। तो मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन, चैंटिंग, है ना, इसको कीजिए। और अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट कीजिए। तो आइए हम 3 बार, पहले गायत्री मंत्र, उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र बहुत श्रद्धा के साथ कीजिए। स्वर्ग कहीं नहीं है, स्वर्ग यही है। अभी हम लोग ओमकार कर रहे थे तो क्या हो रहा था, ओमकार चैंटिंग भी है, या जितनी भी क्रियाएं आप करते हैं जीवन में वो सब क्रियाएं भी है, और क्या है, मेडिटेशन भी है। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग आए दिन बोलते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन का मतलब क्या है? इसको इस रूप में समझ सकते हैं, नो सब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टलेस, ऑब्जेक्टलेस स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड मेडिटेशन। आप क्या कर रहे हैं जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो पता नहीं चले, ऐसी स्थिति आ जाए क्या कर रहे हैं ये भी नहीं पता चले, मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, है ना। सब्जेक्टलेस हो जाइए, ऑब्जेक्टलेस हो जाइए। और ये कोई बहुत मतलब गंभीर चीज़ नहीं है। जब भी हम मेडिटेशन में जाते हैं तो मन में ये भावना आ जाती है कि हम ध्यान कर रहे हैं, ये बहुत ही मतलब इसमें शांत होना है, बहुत स्थिर होना है, तभी से गड़बड़ होना शुरू हो जाता है ना। इसको बिल्कुल लाइटली में लीजिए। ये मतलब बात जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, ये भी मेडिटेशन है, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं तो मेरा ध्यान कहीं और नहीं है, बस आप हैं और मैं हूँ। तो हर क्रिया को आप मेडिटेशन बना सकते हैं, है ना। तो जहाँ है वहीं अपने आप को 100% देना, ये भी एक मेडिटेशन है। यह नहीं कि यहाँ बैठे हैं और ध्यान में हो रहा है कि मेरे दफ्तर में क्या हो रहा है, मेरे घर पे क्या हो रहा है, और वहाँ क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, तब आप मेडिटेशन नहीं है। जहाँ है वहाँ 100% अपने आप को देना। नो सब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टलेस, ऑब्जेक्टलेस स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड मेडिटेशन। बहुत सिंपल इसका डेफिनेशन है। तो हर क्रिया को आप ध्यान बनाइए। भोजन करते हैं तो भोजन को भी ध्यान बना दीजिए, बहुत प्यार से भोजन कीजिए, है ना। भोजन करना भी एक ध्यान है। आप कितनी बार उसको चबा रहे हैं, उसका स्वाद कैसा आ रहा है। मैं देखता हूँ कि लोग भोजन करते हैं लेकिन उसका स्वाद जो है वो पूरा उसका आनंद नहीं ले पाते। पानी पीने का आनंद लीजिए। आप टहल रहे हैं तो टहलने का आनंद लीजिए, उसमें बहुत सारा थॉट्स नहीं आना चाहिए। चिड़ियाँ चहचहा रही है, ढेर सारे पौधे हैं, पत्तियाँ हैं, उसका देखिए, उसको आनंद लीजिए। आप अपने जीवन के हर क्षण को, हर लम्हे को आनंद में बदल दीजिए, है ना, खुशियों में बदल दीजिए, और ये आपके हाथ में है। खुश रहना है तो बच्चे से सीखिए। बच्चों और आप में क्या अंतर है? बच्चा हमेशा खुश रहता है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हम खुश रहना भूल जाते हैं।
ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया जो ये दिया कि प्रेजेंट में जीता है। हम सब लोग क्या है कि या तो फ्यूचर में जीते हैं या फिर पास्ट में जीते हैं, और इसके चक्कर में हम जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। इतना सुंदर जीवन है, इसका पूरा आनंद लेना चाहिए। प्रेजेंट में बच्चे का क्या होता है, उसको चोट लगती है, चोट लगती है तो क्या होता है, रोता है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही वो भूल जाता है तुरंत खेलना शुरू कर जाता है। आपको चोट लग जाए तो तरह तरह के थॉट्स आएगा, थोड़ा मुझे एक्सरे करा लेना चाहिए, MRI करा लेना चाहिए, क्या हुआ, मतलब उसमें उसके पीछे लग गए, है ना। इसको डॉक्टर से जांच करा लेना चाहिए, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, तरह तरह के थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। उससे बचना, तो हम सब लोगों को बच्चों के साथ सीखना है। हमारी मूल प्रवृत्ति जो है वो खुश रहने की है ना। जब प्रकृति से जब हम पैदा हुए उस समय हम खुश रहते थे, लेकिन अब जो ये जो आपका जीवन शैली है, जो आपका सोचने का जो तरीका है, उससे आप क्या है, स्ट्रेस में रहते हैं। आज के बाद से ये प्रयास करना है कि हम हर क्षण कैसे खुश रह सकें, और ये खुश रहना आपके हाथ में है, आपके हाथ में। खुश रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा संपत्ति की ज़रूरत नहीं है, धन दौलत की ज़रूरत नहीं है। धन दौलत आपके जीवन का एक पार्ट है, वो जीवन नहीं है ना। आपका जो पद है, आपकी जो प्रतिष्ठा है, ये जीवन का एक पार्ट है, और हम उसी को सब कुछ समझ लेते हैं। प्रमोशन नहीं मिला, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, या बड़ी मकान नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, उसके पीछे लगे रहते हैं। वो एक पार्ट है, लगे तो रहना चाहिए आपको अपने खुशी के प्रति, है ना। और इससे क्या है कि साइकोसोमेटिक डिजीज से आप बच सकते हैं। जितनी भी बीमारियां हैं उसमें 99% बीमारियां क्या है, साइकोसोमेटिक। साइको मतलब मन, और सोमेटिक का मतलब बॉडी। तनाव के कारण जितनी भी रोग हो रहा है उसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक। और साइकोसोमेटिक डिजीज का कोई भी निदान एलोपैथ में नहीं है ना। जो तनाव के कारण हुआ, तनाव से छुटकारा पाने का जो माध्यम है वो है आयुष। एलोपैथ में तो किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी को वायरल हो गया, उसके लिए कुछ दवाएं हैं, लेकिन आप किसी को ओबेसिटी हो गया, किसी को डायबिटीज हो गया, किसी को ब्लड प्रेशर है, तो उनके पास दवाएं नहीं हैं। आप गलतफहमी में हैं कि आप दवाओं को ले रहे हैं। किसी को बैक पेन हो गया तो वो क्या दे रहे हैं, पेन किलर दे रहे हैं। समस्याएं हैं और समस्याएं रहेंगी भी। जब तक आप दवाओं को खाएंगे तब तक आपको पेन नहीं होगा। इसलिए आप स्वस्थ रहने के जो सही विकल्प है उसका चुनाव कीजिए। कई ऐसी दवाएं हैं जिसको आप लेते हैं, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर में आप दवा लेते हैं, क्या होता है, आपको आजीवन लेना पड़ता है, और तो और उसका डोज बढ़ाना पड़ता है ना। और उसका कितना बैड इम्पैक्ट आपके बॉडी पे पड़ रहा है। बिना दवाओं के हम कैसे स्वस्थ रह सकें, इसके लिए इस तरह के कार्यशाला ये किया जाता है। बिना दवाओं के भी आप डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से और भी कई साइकोसोमेटिक डिजीज से बच सकते हैं। दवाओं का जितना से कम प्रयोग हो, है ना। तो आइए अब हम गायत्री मंत्र का 3 बार चैंटिंग करेंगे। सीधे बैठ जाइए कि कीप योर स्पाइन इरेक्ट। नाउ क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट चैंटिंग गायत्री मंत्र।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now rub your both palms and touch your face. अब हम सब लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। आंखों को बंद रखिए, अभी हाथों को रगड़ना नहीं है और अनुभव कीजिए। पहले आपने गायत्री मंत्र और उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया है। इससे आपके मन और तन पर विशेष प्रभाव पड़ा है। मन शांत है, मन स्थिर है, मन में खुशियों का संचार हो रहा है, जीवन स्वर्गिक हो गया है, खुशियों से भर गया है, आनंद से भर गया है। चेहरे पे मुस्कुराहट का संचार हो रहा है, मन में खुशियों का संचार हो रहा है। अब दोनों हाथों को रगड़ करके चेहरे से लगाएं। आप आइए इधर। हाँ, कैसा लगा आप लोगों को? आनंद आया है? मैंने देखा नहीं, आचार्य मनीष जी आए हुए हैं, तो आप आ जाएं।
बैठे। मैंने तो देखा ही नहीं था आपको। नहीं कोई बात नहीं। जी। आप आचार्य मनीष हैं और आयुर्वेद के लिए काफ़ी कुछ काम करते हैं। मैं तो सवेरे सवेरे देखता हूँ सोशल मीडिया पर, डेली यूट्यूब पे आपका मॉर्निंग में कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, कभी हार्ट को लेकर के, कभी डायबिटीज़ को लेकर के, कभी कुछ अपनी बातों को हमेशा रखते रहते हैं, उसको प्रसारित करते हैं। तो मैंने आज इनको आप टॉक देने के लिए आमंत्रित किया था। आप आए हैं, आपका स्वागत है। तो कल हमने 2 चीज़ों को बताया था साइंस ऑफ लिविंग में। क्या क्या चर्चा हुई थी कल? कुछ ख्याल है? कल किन किन विषयों पर चर्चा किया था? राइट ब्रीदिंग और कल बताया, आज ही भूल गए आप लोग। नहीं वो नहीं है, जो मैं 7 स्टेप बताया था। हाँ राइट डाइट, हाँ जी बिल्कुल। तो मैं अभी देख रहा हूँ आप सब लोगों का जो प्रेजेंस है ये बहुत एनर्जेटिक नहीं है। अभी मॉर्निंग है, इस समय बहुत ज़्यादा ये होना चाहिए, इसलिए मैं लगता है कि कुछ एक्टिविटीज़ कराऊँ, उसके बाद टॉक दूँ, है ना। देखिए एक्टिविटी के नाम पे हंसी आ रही है, तो पहले लाफिंग हो जाए, क्योंकि लाफिंग का बहुत बड़ा विज्ञान है। एक बच्चा जो है ना वो काफ़ी हंसता है, और जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते रहते हैं तो हंसी गायब होने लगती है। और जब हम हंसेंगे तो क्या होगा, हमें से यंग बने रहेंगे। कल जो हमने कहा था कि जीवन में डांस कौन करता है? जो खुश होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप डांस करेंगे तो क्या होगा? खुश रहेंगे, क्योंकि माइंड बॉडी कनेक्शन को समझना होगा। कई लोग बोलते हैं कि बनावटी हंसी हंसने से क्या होगा। मैं बोलता हूं कि बनावटी हंसी हंसने से भी उतना ही लाभ होगा जितना आप नेचुरल रूप से हंसते हैं। हंसिए, हंसने का बहाना ढूंढिए, खूब हंसिए, है ना, खिलखिला करके हंसिए, बच्चों की तरह हंसिए। हंसते समय भूल जाइए कि आप कौन हैं। तो डांस करना, हंसना, ये डेली का एक्टिविटी होना चाहिए, है ना। जब मोर को देखा है कि वो खुश होता है, बारिश हो रही है, उस समय वो डांस करता है। ये पशु पक्षी भी है, जब उसको दुख होता है तो रोता है, जब वो खुश होता है तो डांस करता है। तो इंसान जो है अपने जो मूल स्वभाव है उससे दूर जा रहा है। तो आइए अभी हर्षासन से शुरू करेंगे सत्र को, और जोर से हंसना है। अच्छा है कि आचार्य जी भी इसका साथ देने के लिए आ गए हैं, है ना, आचार्य मनीष जी। तो मेरी शादी हो जाती है ना, हंसना भूल जाते हैं। अच्छा फिर से बोलिए आप। मैंने कहा था जब शादी हो जाती है ना फिर हंसना भूल जाते हैं। शादी होने के बाद हंसना भूल जाते हैं। और देखिए मनीष जी के एक सहयोगी भी आए हुए हैं, इनकी भी जो कद काठी ऐसी है। आप आइए इधर, ये आइए, और आप इधर आ जाइए, इधर आइए, आइए इधर, आप खड़े रहिए। सब लोग आप जो है जोर से हर्षासन कराइए, है ना, क्योंकि आप इनके सहयोगी हैं और मैं देखूंगा कि कितना बढ़िया हर्षासन आप कराते हैं। ठीक ना, जोर से आप भी हर्षासन कराइए, जोर से सब लोग। आज का सत्र को बहुत यादगार बनाना है, बहुत आनंद लेके जाना है। जो आनंद लेके गए वही आपके साथ है, बाकी तो सब कुछ ऐसे ही है ना। खूब बढ़िया से हंसिए, तो ताकि ऊर्जा में बदल जाए। चलिए शुरू कीजिए। जोर से हंसिए। आप भी खड़े रहिए।
देखिए इनको कितना बड़ा ससा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, थोड़ा खड़े रहिए, पैर में चोट ना लगे ऐसा ख्याल रखना है ना। और थोड़ा डांस करना है ना। चलिए शुरू कीजिए। जी डेली आप लोगों को डांस करना है, हर दिन 5 मिनट के एक्सरसाइज। रिलैक्स, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आइए बीच में। क्या बोलिए? आँख को बंद कर लीजिए, आँख बंद कीजिए। और अभी जो आपने डांस किया है और जो आनंद आया है, सामूहिक रूप से कोई भी क्रियाएं करते हैं तो इसका चेयर लगवा दीजिए, एक इधर एक इधर, तो उसका एहसास बदल जाता है। इस आनंद को पूरा पूरा स्वीकार करने का प्रयास कीजिए कि आज नेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस के अवसर पे जो खुशियों का वातावरण है, आनंद का वातावरण है, जो यादगार क्षण है, उसका पूरा पूरा हम स्वीकार कर रहे हैं। यह बहुत ही अलौकिक क्षण है, बहुत ही आनंद का क्षण है। आज के इस सत्र को पूरा हम आनंद लिए हैं और इस आनंद लेने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार। अब दोनों हाथों को रगड़ करके चेहरे से लगाइए। हमारे बीच में आचार्य मनीष जी के साथ श्रीमती अर्पणा दीदी भी आई हुई है, अरविंदो आश्रम की प्रतिनिधि के रूप में, और श्री डीपी मिश्र जी जो भारत सरकार में माननीय स्वास्थ्य मंत्री और उर्वरक मंत्री दोनों के आप सलाहकार हैं, और विश्व हिंदी परिषद और आयुष्मान से आपका गहरा जुड़ाव है। इस नाते आपने व्यस्तम समय में से आप यहाँ पे समय निकाल कर आए हैं, आपका स्वागत है। तो जल्दी जल्दी मैं चाहता हूँ कि वो जो 4-5 पॉइंट बचा है तब तक हम लोग समाप्त कर लें। एक तो राइट थिंकिंग, सही सोच। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। आज के दिन या प्रत्येक दिन जो कुछ भी आप सोच रहे हैं उसी तरीके से आपको घटित होता है। सोचने का कितना बड़ा असर आपके मन पर पड़ता है, आपके जीवन पर पड़ता है ना। ये मतलब इसको पूरी अच्छी तरीके से समझना है, केवल सोचने मात्र से। और इस पर मैंने विशेष रिसर्च किया है, जिसको बोलते हैं एज इन एज आउट, जैसा अंदर वैसा बाहर।
आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है ये कोई संयोग नहीं है ना? ये सब कुछ आपके सोचने का प्रतिफल है। आप अभी तक वही है जो आपने अभी तक सोचा है। तो जीवन को बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सही सोच को रखा जाए। जैसे एक साधारण सा आपको उदाहरण में बताऊं, महिलाएं जब घर में खाना बनाती हैं किचन में, तो क्या होता है, तेल को ढालती है ना? ढालने के समय में अगर मन में भाव आ जाए कि कहीं गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो क्या होगा? जरूर गिरेगा, है ना? इसी को बोलते हैं एज इन एज आउट, जैसा अंदर वैसा बाहर। गाड़ी को चला रहे हैं और मन में ये भाव आ जाए कि गाड़ी कहीं किसी से ठुक तो नहीं जाएगी, तो निश्चित रूप से वो गाड़ी ठुकेगा। तो अपनी सोच में बदलाव कैसे लाएं? जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि सोच का कितना व्यापक असर हमारे मन पर पड़ता है, हमारे जीवन पर पड़ता है, तब तक बदलाव लाना संभव नहीं है। एक उदाहरण के जरिए हम इसको ऐसे समझेंगे कि एक कैदी था और उसको फांसी की, मृत्युदंड की सजा हुई। गौर करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग मैं सुना रहा हूं आप लोगों को। तो जब मृत्युदंड की सजा हुई, वो क्रिमिनल था, तो डॉक्टरों ने उससे रिक्वेस्ट किया कि आपको तो मरना ही है, तो मैं आप पर एक प्रयोग करना चाहता हूं, आप जाते जाते कोई अच्छा काम आप कर जाएं। तो आगे बैठ जाइए, आगे भी जगह है, आप कुछ अच्छा काम कर जाइए, सोफा भी खाली है, बैठिए। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अच्छा काम करूंगा। उसको लिटा दिया गया, है ना? और उसके सामने एक घोड़े को लाया गया, है ना? और घोड़े को काले नाग से डसवाया गया। घोड़ा काफ़ी कराहता है, चिल्लाता है, उसके बाद क्या होता है, दम तोड़ देता है। ठीक बाद अब कहा कि मैं ये प्रयोग आप पर करूंगा। उसको बस कुछ नहीं, पिंच किया जाता है। वह कैदी भी जो है काफ़ी चिल्लाने लगता है, कराहने लगता है ना? और अगर कुछ देर और छोड़ दिया जाता है तो उसको हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। तुरंत उसका चादर हटाया जाता है और बोलता है कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, बस पिंच किया गया था आपको। धीरे 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 वो क्या हुआ, नॉर्मल हो गया, है ना? ये सोच का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग हो रहा है ना? और ज़्यादातर थॉट्स जो है आपको स्ट्रेस देने वाले थॉट आ रहे हैं, है ना? अनावश्यक विचार, उससे आपकी कितनी मेंटल एनर्जी जो है आपकी हरास हो रही है। तो सोच का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत बड़ा पड़ता है। हम हमेशा अच्छा कैसे सोचें, हम ऐसे हमेशा पॉजिटिव कैसे सोचें, हम हमेशा अपने कलीग के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा कैसे कंट्रीब्यूट करें, ऐसा सोच रखना। क्योंकि मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि सोच का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। हमेशा एक एटीट्यूड रहना चाहिए कि मैं कैसे, हाउ कैन हेल्प यू, हाउ मे आई कैन हेल्प यू, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सहयोग कैसे कर सकता हूं। तो सोच के बारे में और भी बहुत कुछ बातें हैं जो अगर चर्चा करूं तो 2 दिनों तक चर्चा हो सकती है। तो हर हमेशा अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। आप भी जैसे कि कोरोना के समय में क्या हुआ, कोरोना काफ़ी लोगों को हुआ, लेकिन जिन लोगों ने सोचा कि कहीं मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी, कोरोना के कारण मेरी डेथ नहीं हो जाएगी, ऐसे लोगों को डेथ हो गया। जिसने सोचा कि नहीं, कोरोना है तो है, मैं स्वस्थ रहूँगा, मुझे कुछ नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। आपका जो विश्वास है वो कैसा है,
जैसा अंदर वैसा बाहर। आप अपने आप में जैसा सोचते हैं वैसा ही जो है वो बाहरी रूप में दिखाई देता है। कल आपने बहुत अच्छा कहा था कि कुछ आप बताइएगा सबकॉन्शियस माइंड पे। अभी आप लोग किस अवस्था में हैं? कॉन्शियस स्टेट में। जब सो जाते हैं तो जब सो जाते हैं तो अनकॉन्शियस, और जब न सोए हैं और न जागे हैं ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं? सबकॉन्शियस। आज आप सब लोगों को सबकॉन्शियस स्टेज में मैं ले जाऊंगा। ये बहुत ही पावरफुल स्टेज है। उस समय अगर आपको कोई मैसेज दिया जाए तो आपका ब्रेन उसको स्वीकार करता है। अभी मैं कुछ बोलूँगा तो आपका लॉजिक काम कर रहा है कि कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं। अनकॉन्शियस स्टेज में आपका लॉजिक काम नहीं करता है ना? और सबकॉन्शियस स्टेज में आपका मन स्वीकार करता है। अगर किसी को कैंसर भी हो और अगर बोला जाए तुम्हारा कैंसर ठीक हो चुका है, तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो, तुम ठीक हो चुके हो, तो क्या होगा? ठीक हो जाएगा। तो जो कुछ भी आप बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, वो क्या होता है? सबकॉन्शियस का पार्ट बन जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ राइट थिंकिंग। आप अच्छा सोचें, कभी भी नेगेटिविटी को अलाउ नहीं करें। अच्छा सोचेंगे तो बार बार सोचते 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 क्या होगा? आपके सबकॉन्शियस का पार्ट बन जाएगा। आपके ब्रेन में जो सेल्स होता है उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स हैं, और जितना बार आप सोचते हैं उतना ही ज़्यादा न्यूरॉन्स आपका प्रभावित होता जाता है, और जितना ज़्यादा न्यूरॉन्स प्रभावित होगा वही आपकी हैबिट बनती जाती है ना? तो सबकॉन्शियस को हील करना है। अपने सबकॉन्शियस को सही कर दें तो आपका जीवन बदल जाएगा। क्या कारण है? एक ही स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा कोई बहुत अच्छा करता है, कोई बिल्कुल एवरेज रह जाता है ना? एक ही माता पिता के दो संतान, कोई बहुत अच्छा हो जाता है, कोई बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है ना? एक ही हॉस्पिटल में इलाज करा रहा दो पेशेंट, एक बहुत अच्छा हिल कर जाता है, दूसरा हिल नहीं कर पाता। क्या आपने कभी सोचा है इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे उसका सबकॉन्शियस है। इसीलिए जब डॉक्टर इलाज करता है तो ये रोगी को बताता है कि आप सोचिए कि अच्छा हो रहे हैं। सोचने मात्र से आप अच्छा होना शुरू हो जाते हैं, है ना? आप पानी पीते हैं, ये भी सोचें कि इस पानी से जो है हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। भोजन कर रहे हैं, उससे भी सोचें कि अच्छा हो रहा है, अच्छा हो जाएगा। तो जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं, ऐसा ही आपके जीवन में घटित होता है। तो मैंने 3 चीज़ों को बता दिया: राइट थिंकिंग, राइट डाइट, राइट ब्रीदिंग। अब है जो 4th है राइट स्लीपिंग, सही नींद। आपके जीवन का 1/3 पार्ट जो है सोने में बीतता है ना? और सोने में बीतना चाहिए 8 घंटे, है ना? बीतता ही बीतता है, चाहे आप बचपन में ज़्यादा सोते हों, चाहे आप बुढ़ापे में सोते हों। 8 घंटे की नींद अगर लिया जाए तो 24 घंटे के दिन में 1/3 पार्ट आपका सोने में बीतता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं कॉलम लिखता था हर दिन दैनिक जागरण में, सर्वे पंतो निरामया। तो एक बार नींद के ऊपर लिखा तो सबसे ज़्यादा क्वेरी मेरे पास आए, मेल ज़्यादा आए। मैंने सोचा कि इतने सारे मेल नींद पे क्यों आए? मैंने और भी कई डिजीज पे लिखा था, हार्ट पे लिखा, डायबिटीज पे लिखा, हाइपरटेंशन पे लिखा, और भी कई चीज़ों पे लिखा, लेकिन जब हम नींद के ऊपर लिखा तो सबसे ज़्यादा मेरे पास मेल आए। तब मुझे जाकर के ये मतलब एहसास हुआ कि नींद की समस्या से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं। सही सोना एक बहुत बड़ा कला है। इसीलिए ओशो ने बहुत बढ़िया कहा है, जिन सोना जिन जागना।
जो अच्छी तरीके से सोएगा वही अच्छी तरीके से जाग सकता है। हर दिन आप जब बेड पे जाते हैं तो ये सोच के जाएं कि आज मुझे बहुत गहरी नींद लेनी है। जब नींद अच्छी आती है तो सवेरे सवेरे जो है आपका मन खुश होता है, प्रसन्न होता है। और जब अच्छी नींद नहीं आती है तो क्या होता है? मन चिड़चिड़ा हो जाता है। तो कहते हैं कि बिना भोजन के हम लोग कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं? कितने दिन तक? मिनिमम 21 दिन तक तो जीवित रह ही सकते हैं। बिना पानी के 2 दिन तक। 2 दिन तक का तो रिकॉर्ड है। हमारे बिहार में छठ का पर्व होता है, उसमें महिलाएं है ना, वो मतलब कोई 72 घंटे तक है ना, जिसको पानी नहीं पीता होता है। और निर्जला एकादशी में तो आप सब लोग 24 घंटे तक तो बिना पानी के रहते ही रहते हैं। बिना श्वास के 3 मिनट तक है ना, और बिना नींद के 3 दिन तक। उसके बाद ब्रेन जो है कोलैप्स कर जाएगा। तो नींद बहुत जरूरी चीज़ है। नींद जो है आपके हर एक सेल्स को न्यूट्रिशन देता है ना। तो अच्छी तरीके से सोने के लिए आप सब लोगों को आगे क्रिया बताऊंगा। कल भी मैं बताया था, नव जीवन क्रिया याद है? उल्टी गिनती गिनना है और उसके बाद फिर सीधी गिनती। पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में जाइए, फिर असेंडिंग ऑर्डर में जाइए। अपने बेड पे जब जाते हैं तो आप शव आसन की अवस्था में है ना, जिसको बोलते हैं डेड बॉडी पोस्चर, उसमें पूरे हाथ पैर पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए। और उसके बाद क्या करना? उसके बाद क्या करना है? लंबी गहरी श्वास लेना है, छोड़ना है। बड़ा स्थिर से कीजिए। ऐसा नहीं कि जो हमको 21 तक काउंट करना है तो जल्दी जल्दी काउंट कर लिए। बहुत स्थिर से, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में और फिर असेंडिंग ऑर्डर में। ऐसा करेंगे तो नींद भी अच्छी आएगी, आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, और सब साइकोसोमेटिक डिजीज जो है ना, ब्लड प्रेशर आपका ठीक हो जाएगा, डायबिटीज ठीक हो जाएगा, हार्ट का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो इसको आज से आप हर लोग करेंगे। अब नेक्स्ट, राइट थिंकिंग हो गया, राइट स्लीपिंग भी हो गया, राइट पोस्चर। पोस्चर का प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। आप लोगों में से हर एक लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब आप दुख के समय में आते हैं, तनाव के समय में आते हैं, तो आप क्या करते हैं? आपका पोस्चर कैसा होता है? झुका हुआ होता है ना। माइंड बॉडी के कनेक्शन को समझना होगा। मतलब माइंड में तनाव आया और शरीर झुक जाता है। और जब उत्साह में होते हैं, खुशी में होते हैं, उस समय क्या होता है ना, पूरा स्ट्रेट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। तो पोस्चर का प्रभाव कहते हैं कि मन पे पड़ता है। आप हमेशा बैठे तो सीधे बैठें, है ना, चलें तो सीधे चलें, तो उसका प्रभाव आपके माइंड पर पड़ता है। मन आपका पॉजिटिव होता है, मन खुशियों से भर जाता है। जैसे मुद्रा वैसा भाव। आपके मन में जैसे मुद्रा है ना, जैसा पोस्चर होगा वैसे ही भाव आएंगे, और जैसा भाव वैसा श्राव। समझा? जैसा भाव वैसा श्राव। जैसे मन में जैसा भाव आता है वैसा ही सिक्रीशंस होता है। मन में निगेटिव भाव आ गया, किसी को डैमेज करने का भाव है, तो निगेटिव हार्मोन्स का सिक्रीशंस होगा। अगर अच्छा भाव विचार है, अच्छा भाव है, तो एक अच्छे हार्मोन्स का सिक्रीशंस होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा सोचना चाहिए। जैसे मुद्रा वैसा भाव, जैसा भाव वैसा श्राव। एक महाभारत तो क्षेत्र के मैदान में हुआ था, और दूसरा महाभारत कहाँ होता है? मन में होता है। हर इंसान अपने आप से जूझता रहता है। क्या है
कि हम बाहर से कुछ हैं और अंदर से कुछ और हैं। बाहर में मिलते हैं तो बहुत प्यार से बात करते हैं, अंदर में क्या भाव है? अंदर में वो प्यार नहीं है, वो प्रेम नहीं है। इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आपने देखा होगा, आपने गौर किया होगा कि कोई बहुत ही नज़दीक का पड़ोसी है, नज़दीक का रिश्तेदार है, डेली मिलते हैं, लेकिन वो भाव, वो प्रेम नहीं है। लेकिन कोई दूर का भी व्यक्ति है, उससे बहुत भाव, बहुत प्रेम है। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। आपको लगता है कि हम इसे प्यार से मिले, प्यार से बात किए, अंदर भाव कुछ भी हो, लेकिन वो वातावरण में जाती है, जिसके कारण वो अटैचमेंट, वो बॉन्डिंग कभी दिखता नहीं है। इसीलिए कहा एज इन एज आउट, जैसा अंदर वैसा बाहर। हम अगर आपसे प्यार करते हैं तो अंदर से प्यार करें। ऐसा नहीं कि मिल गए तो मैं प्रशंसा कर दिया, बाद में उसके बारे में शिकायत कर रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा ये दिमाग पर असर पड़ता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है ना। अच्छा सोचना, बुरा सोचना, अच्छा सोचना, बुरा सोचना, और उससे सबसे ज़्यादा बुरा अपने आप को होता है। नेक्स्ट, राइट थिंकिंग, राइट स्लीपिंग, राइट पोस्चर हो गया, राइट सिलेक्शन। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद रखा है। जीवन जो है ये आपके सिलेक्शन से बहुत प्रभावित होता है, और इन चर्चाओं का करने से सबसे बड़ा लाभ मुझे हुआ है। मैं भी अब हर चीज़ों में बहुत बारीकी से इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, साइंस ऑफ लिविंग को, और तभी मैं इतने करेज ऑफ कन्विक्शन के साथ आप सब लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। क्योंकि जीवन में ऐसा नहीं है कि कैजुअल वे में कभी कहीं कुछ सेलेक्ट कर लिए, कभी कुछ सेलेक्ट कर लिए। अब किसी को बनना है डॉक्टर और वो बन गया इंजीनियर, और किसी को बनना था इंजीनियर, वो बन गया डॉक्टर। जिंदगी भर परेशान होता रहता है ना। अभी डॉक्टर नीता नहीं आई हैं, इनके 2-3 फ्रेंड थे, बोले कि जो मैं तो डॉक्टरी की पढ़ाई किया, अब मैं साइंटिस्ट बन गई, ये तो बहुत बोरियत का काम है, दिन भर जो है कुछ डाटा बनाना, ये करना, वो करना। तो यही कहते हैं सिलेक्शन। अगर सही चुनाव हो जाए जिंदगी में, हर क्षण हर पल आपको चुनाव, ये सिलेक्शन करने की जरूरत होती है। आप सिलेक्शन करते हैं, इससे आपका जीवन प्रभावित होता है। तो सही चुनाव कैसे करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये केवल कैरियर के क्षेत्र में नहीं, हर एक क्षेत्र में आप सही चुनाव करें। आपको संगीत बजाने में ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन आप फुटबॉल खेलने लग गए। जैसा शुरुआत में मैंने कहा कि मेरी खुशी ज़्यादा किस में होती है? आयुष में। मेरा इंस्टिंक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है। राजनीति में कितने भी बड़े पद मिल जाए, बहुत बड़े मतलब आयाम हो जाए, तब भी वो खुशी नहीं मिल सकती जो खुशी मुझे। तो आपका क्या इंस्टिंक्ट है, इसको जानना, समझना, उसके अनुसार आपका चुनाव करना। कई लोग बहुत दुखी रहते, अरे मुझे तो ये पद मिल जाना चाहिए था, मुझे वो पद मिल जाना चाहिए था। हमारे मिश्रा साहब हमेशा बोलते रहते हैं कि आपको तो MP बन जाना चाहिए, क्योंकि मुझे वो नहीं बनना। जब बनना होगा मैं बन जाऊंगा। मुझे जो बनना है, जो प्रभु ने दिया है, उसका मैं आनंद ले रहा हूँ। और कई लोग काम नहीं करते, केवल बस मिल जाए। मैंने कहा कि मुझे मिलना था, वो मिल गया है, बाकी तो जो मिलना वो बोनस होगा। तो आपका जो इंस्टिंक्ट क्या है, आपके अंदर की चाहत क्या है, उसको समझना। वास्तविक रूप से आप कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे प्रसन्न रख सकते हैं, उसका चुनाव करना। अब सही आनंद कहाँ आ सकता है? मेडिटेशन करने में आ सकता है, कि सिनेमा देखने में आ सकता है। आप सिनेमा देख के आते हैं तो कैसा फील करते हैं, और मेडिटेशन देख करके आते हैं तो कैसा फील करते हैं, ये आपको अनुभव करना है। हर क्षेत्र में आपको एक सही चुनाव करने की जरूरत है। चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, है ना, चाहे वो कैरियर के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्र में हो। भोजन है, भोजन का भी चुनाव करना पड़ता है, मुझे क्या खाना, क्या नहीं खाना, है ना। हर क्षेत्र में चुनाव करने की जरूरत होती है। अब लास्ट जो है, राइट कम्युनिकेशन। मैंने
साइंस ऑफ लिविंग के ये जो चर्चा है बहुत पहले से मैं कर रहा था, लेकिन बाद में एक बार अखबारों में मैंने देखा एक बहुत बढ़िया मतलब स्टेटमेंट आया था बिल गेट्स का। उस स्टेटमेंट ने मेरे जीवन को काफ़ी प्रभावित किया। बोले मेरी सफलता का राज कम्युनिकेशन है। आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इससे आपका जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। कम्युनिकेशन का मतलब केवल ये बात करना नहीं होता है। वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, लेकिन कम्युनिकेशन जो है बहुत ही साइलेंट किया गया है ना। बहुत सारे यहाँ जो डॉक्टर आ रहे हैं, डेलीगेट आ रहे हैं, सब लोगों से साइलेंट कम्युनिकेशन किया गया। सबको मेल किया गया, मैसेज किया गया, और हमारे सब आमंत्रण पर आ रहे हैं। फोन का प्रयोग ही नहीं हुआ है ना। हम लोग बात नहीं कर पाए और केवल मैसेज से, SMS से, है ना, मेल से लोग आए। तो कम्युनिकेट कैसे करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेशन करेंगे उतना ही आपके जीवन में सफलता आएगी। लोगों से कम्युनिकेट करना एक बात है, अपने आप से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, अपने आप के बारे में आपका क्या फीलिंग है, अपने आप को आप कितना ऑनर करते हैं, अपने आप के बारे में आप क्या समझते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर समय ये चलता रहता है कम्युनिकेशन। लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, आप अपने आप से भी कम्युनिकेट करते हैं। सबसे बड़ा कम्युनिकेटर कौन है? एक बच्चा। बच्चा जो है बोलता नहीं है, लेकिन सारा कुछ कम्युनिकेशन करता है। उसके रोने के या उसके खेलने के भाव से आप सब समझ जाते हैं, है ना। तो कम्युनिकेशन का आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं? तो लोगों से कम्युनिकेट करना और अपने आप से कम्युनिकेट करना, अपने आप से बात करना। स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छा बात कहा है कि जब आप अपने आप से बात नहीं करते तो जीवन का जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है उसको आप खो रहे होते हैं। अपने आप से बात कीजिए, और मेडिटेशन में यही होता है। अपने आप को समझिए, अपने आप को जानिए। मैंने कल प्रश्न किया था, आज फिर कर रहा हूं। आपका खुश रहना और दुखी रहना किस बात पर निर्भर करता है? इधर से बताइए। और मैं मतलब कोई पोजीशन पे नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ बस। कुछ हद तक सही दिशा में आप जा रहे हैं। और नहीं, वो तो ये सारा प्रश्न सही है अपनी जगह पे, लेकिन जो सबसे बढ़िया जवाब क्या हो सकता है? नहीं, अब मैं बताता हूं। क्योंकि जब तक यही नहीं जानेंगे तो खुश रहेंगे कैसे, है ना। खुश रहने का जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है उसको जानना, उसको समझना जरूरी है, तभी तो खुश रहेंगे। अपने आप को जानना, है ना। जैसे उन्होंने कहा हु एम आई। जितना ज़्यादा आप अपने आप को जानेंगे, जितना अपने आप को समझेंगे, उतना ही आप ज़्यादा खुश रहेंगे। आपको मालूम ही नहीं है कि आप कौन हैं, आप कितने सक्षम हैं, है ना, कितने आप दिव्य हैं, कितने शक्तिमान हैं, ये आपको नहीं मालूम। और तनाव क्यों होता है? जब लगता है कि हमारी चुनौतियां हमसे ज़्यादा बड़ी हैं, तभी तनाव होता है। जब ये मालूम हो जाए कि आपकी चुनौतियां आपसे, आपके सामने बहुत छोटी है, तो आप तनाव में आते हैं क्या? तो पहले अपने आप को जानिए। आप सभी लोग उस परमपिता परमेश्वर के संतान हैं जिसने सृष्टि की रचना की है ना। आप सब लोग बहुत सक्षम हैं,
बहुत शक्तिशाली हैं। केवल इसलिए आप दुखी हैं, इसलिए परेशान हैं कि आप अपने आप को नहीं जानते हैं। जैसा कि कबीर साहब ने कहा है, मृग नाभि कुंडल वसे मृग ढूंढत बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया जानत नाई। आप अपने आप में सर्वशक्तिमान है, बहुत शक्तिशाली है, उसी सुल्तान है परमपिता परमेश्वर का। और इस बात का जब एहसास हो जाए तो आपके जीवन में खुशियों का संचार होना शुरू होता है। अपने आप को नहीं जानते, जानिए, मेडिटेशन कीजिए, डेली योग कीजिए, उससे धीरे 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 जो है आपका कॉन्शसनेस के लेवल ऊपर उठेगा। जब आपको अपने आप का एहसास होगा तो आपके जीवन में तनाव नहीं होगा, आपके जीवन में खुशियों का संचार होगा, है ना। तो अपने आप को जानने के लिए ये सारी चीज़ें बताया गया, आप सब इसको कीजिए, इससे काफ़ी बदलाव होगा, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जैसे कई बार हम जब इवेंट करते हैं, अभी इंटरनेशनल इवेंट हुआ था, कई देश के लोग आए थे विश्व हिंदी सम्मेलन में, तो मेरे पास अभी फ़ोन आएगा, मिश्रा जी बैठे हुए हैं, अभी सब जानते हैं ये सब कुछ, अभी आएगा कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अगले क्षण आता है फ़ोन, कल होकर के आता है कि जो प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे हैं। जब बोलता है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो मैं बोलता हूँ अच्छा है, और जब वो फ़ोन करेगा कि प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे हैं तो क्या बोलता हूँ, बहुत अच्छा है। तो वो अगला आदमी सुनने वाला वो सोचता है कि मुझे किसी पागल से बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी आने वाले थे इसके कार्यक्रम में और नहीं आ रहे हैं, तो कहता है बहुत अच्छा है ना। तो कैसे आप अपने आप को जीवन को समर्पित कीजिए। एक बंगाल में बहुत बढ़िया कहावत है, अभी बंगाल से हैं दीदी जानती हैं, सकले हरी इच्छा, सब प्रभु की इच्छा है, हर चीज़ प्रभु की इच्छा है। अपने आप को आप कितना सरेंडर करते हैं, नाहम करता हरि करता ही केवलम, हम तो माध्यम मात्र हैं, है ना। यह कार्यक्रम हो रहा है, मैं बिल्कुल रिलैक्स वे में कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ, है ना। जब ये भाव ये विचार आ जाए तो आप तनाव से मुक्त रहते हैं, आपका जीवन प्रसन्नता से भर जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सभी कर्मकांडों को छोड़ करके मेरे शरण में आ। ऐसा करने से क्या होगा, योग क्षेम बहामी हम, तुम्हारी कुशलता का, तुम्हारी खुशियों का हम ख्याल रखेंगे। अपने आप को कितना सरेंडर करते हैं। तनाव का आना ही बस इस बात का प्रतीक है कि आप अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहे हैं। आपके जीवन में खुशियों का आना, आपके जीवन में दुख का आना, दुख का भी आना जो है आपके लिए अच्छा है। कहते हैं ना कि ईश्वर की योजना बहुत बड़ी योजना है। थोड़ी सी अच्छी बात हो गई हम खुश हो गए, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हम दुखी हो गए। आपका नहीं मालूम आपको कि किस मंगल में अमंगल छुपा हुआ है और किस अमंगल में मंगल छुपा हुआ है। तो आप तकलीफ में क्यों आते हैं, है ना। किस मंगल में अमंगल छुपा हुआ है और किस अमंगल में मंगल छुपा हुआ है। तो मंगल की घड़ी में भी अमंगल की घड़ी में भी आप समभाव में रहिए। इसको योग की भाषा में बहुत अच्छा बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्थिति प्रज्ञता की अवस्था। स्थित प्रज्ञता की अवस्था मतलब दुख के क्षण में भी और सुख के क्षण में भी। दुख के क्षण में ज्यादा दुखी नहीं होना और सुख के क्षण में ज्यादा खुश नहीं होना, सब प्रभु की इच्छा, है ना। प्रभु को समर्पित करना, ऐसा होने मात्र से आपका जीवन जीने का अंदाज बदल जाता है। तो बहुत अच्छा लगा। आज मैं कोई 3-4 सत्रों के बाद अपने लिए इतना समय निकाल पाया, नहीं तो इतने सारे स्पीकर आ जाते थे कि मैं अपनी बातों को रख नहीं पाता था और मैं फिर घर जाकर के बड़ा चिढ़ता था कि आज मैं अपनी बातों को रख नहीं पाया, है ना, क्योंकि बहुत सारे स्पीकर आ जाते थे। तो मुझे लगता था कि मुझे जो देना चाहिए था, जो मुझे करना चाहिए था, जो वो मैं नहीं दे पाया। और स्पीकर काफ़ी आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, और मैं 3-4 कार्यक्रमों से बहुत अंदर अंदर जो है ना,
कि मैं नहीं बोल पाया, मैं नहीं दे पाया, मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं तो एक आप लोगों को अपने फैमिली के रूप में लेता हूँ। आप अपने इस पर आयुष्मान फैमिली के मेंबर हैं, है ना, और इस नाते एक बिलोंगनेस, आप सब लोग भी अलग अलग संस्थाओं से हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपस में फैमिली है, तो एक दूसरे से हिलना मिलना जुलना। और अभी एक प्रयोग भी करूँगा, है ना, जैसे आस पास में बैठे हैं, आप आपस में इस तरीके से हाथ मिलाएंगे, ऐसे ऐसा देखिए, मैं हाथ जब मिलाता हूँ लोगों से, ऐसा देखिए इधर, इस तरीके से, है ना, बॉन्डिंग कैसे बढ़े। फिर ऐसा देखिए, अरे वाह मज़ा आ गया, आप कीजिए सब लोग, अरे वाह मज़ा आ गया, आचार्य जी इधर, अरे वाह मज़ा आ गया, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, है ना, वाह वाह, है ना। अब खड़े हो जाइए। एक दूसरे से, चूँकि एक फैमिली है, एक दूसरे पे अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप डेलीगेट हैं, वो तो एनटीपीसी से है, वो पावर ग्रिड से है, वो तो वहाँ से है, नहीं, आप सब लोग आयुष्मान के फैमिली हैं। ऐसा मिलना है, कैसा देखिए, ऐसा मिलना, इधर आए, ऐसे, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, वाह वाह, आई बिलोंग टू यू, गले मिलिए मिलिए मिलिए, वाह गुड, है ना। जहाँ संबंध होता है वहाँ अधिकार होता है ना। जहाँ संबंध नहीं होता, जब हम समझते हैं ये दूसरे हैं, ये दूसरे हैं, तो अधिकार नहीं होता है। जब हम ये समझते हैं कि अपने हैं, ये इनका बहुत बेस्ट शेड्यूल था, मैंने कहा नहीं आपको आना है, आना है, तो अधिकार के साथ आते है ना। तो अधिकार रखना, ये बिलोंगनेस का भाव रखना, है ना, तभी जाकर के बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा समाज अपना बन सकता है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सर राइट, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूबल वर्ड्स। बहुत कुछ सीखने को मिला है आज। सो टुडे वी हैव विद अस आचार्य मनीष, हु इज फाउंडर ऑफ शुद्धि आयुर्वेदा एंड HIIMS हॉस्पिटल। सो आई वुड लाइक टू वेलकम एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट Bipin sir to honor Acharya Manish. Welcome and honor Acharya Manish. Dr. DP Mishra, request Dr. DP Mishra kindly honor Acharya Manish. Can we have applauses everyone? And also I would like to honor Dr. Aparna Roy. She was present here yesterday as well, but we couldn't make it yesterday. So I would like to request, please honor Dr. Aparna Roy. Can we have applauses everyone, please? Thank you so much. And also we have Dr. DP Mishra with us, who is health advisor to who is advisor to Health Minister. So please like to request Dr. Bipin to honor. Thank you. And now after this, we'll have a session, but this is time for tea break actually. So can we have? हाँ जी। मैं इतना लंबा बोल गया। सर मैं स्लिप लेके आई थी आपको दिखाने के लिए। हमारे बीच में मैं चूँकि भाव में था, मुझे फ्लो में था, कहते हैं ना कि मतलब जो कसक थी आज दूर किया, है ना, क्योंकि जो अंदर में होता है वही बाहर निकलता है। तो बहुत बार से मैं सोच रहा था कि मैं तो साइंस ऑफ लिविंग के बारे में बता ही नहीं पा रहा हूँ, और हमारे बीच में एक वर्ल्ड रिनाउंड आयुर्वेदा एक्सपर्ट श्री अखिलेश शर्मा जी आए हुए हैं। मैंने गौर नहीं किया, आप आए, आपका स्वागत है।
आप आ जाइए, मंच पे आइए। ये 6 महीने इंडिया में और 6 महीने विदेश में रहते हैं। और आइए, आप मंच पे आइए। इनका सम्मान पहले करा दें, उसके बाद टी ब्रेक होगा। नहीं, सम्मान की कोई जरूरत क्योंकि ऐसे वर्ल्ड रिनॉन डॉक्टर को सुनना, जानना बहुत महत्वपूर्ण है ना। मैं भी इनके सत्र को बहुत गौर से सुनता हूँ। और अभी मैं मिस भी कर गया था, आपने बहुत बढ़िया वहाँ पे आपका हुआ था टॉक अभी प्रगति मैदान में। तो मैं बहुत इच्छा थी कि मैं जाऊँ, सुनूँ, लेकिन सुन नहीं पाया था। अच्छा है कि आज सुनने का मौका मिलेगा, है ना। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज ऑनर डॉक्टर अखिलेश शर्मा। And after 10 minutes, we'll listen to them. So just let's have tea break for 10 minutes. We'll carry on after 10 minutes. So by 11:30, 35, please everyone gathered here for tea, after tea break. Thank you. And also request everyone, please, everyone with this ID, those who don't have this ID, please take the ID from the registration counter. Please everyone carry this ID in your neck. सभी के पास ये ID होना कंपल्सरी है for the lunch as well. And if you don't have your ID today right now, you can please go at the registration counter and carry this ID with, take this ID from them. So very thankful. We all are very thankful that you are here with us today. Can we have a big round of applause everyone for him? I would like to request you to please kindly come on the stage, Vaid Devendra Triguna. And I would like to request Dr. Bipin Kumar to kindly honor him with shawl and memento. And request Dr. Neeta, please kindly you also join on the stage. Acharya Manish, kindly join on the stage. अरे सारे लोगों को मंच पे बुलाइए। Dr. Archana, kindly join on the stage. Dr. Aparna Roy, kindly join on the stage. Dr. Akhilesh Sharma, kindly join on the stage. Dr. Akhilesh Sharma. Request Dr. Bipin kindly honored. Dr. D.P. Mishra, kindly join on the stage. Well, हमारे वैद जी, वैद देवेंद्र त्रिगुना जी, he got so many awards, Padma Shri, Padma Bhushan, so many awards. And this is a very small token of love from Ayushman. Thank you so much, sir, for being here today with us. Now request Dr. Bipin to come on dais. आज हम लोगों के बीच वैद, चूँकि आपका इंस्ट्रक्शन है वैद के रूप में, चूँकि हमारे यहाँ जो परंपरा है आयुर्वेद के जो डॉक्टर होते हैं उनको वैद बोलते हैं। वैद देवेंद्र त्रिगुना जी जो पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित हैं, भारत सरकार ने सम्मानित किया है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपकी एक अलग पहचान है। आयुर्वेद को स्थापित करने में आपका जो पूरी पीढ़ी, आपके पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। और अभी हम लोगों के बीच पद्मश्री वैद देवेंद्र त्रिगुना जी मौजूद हैं, जिन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैंने आपसे अनुरोध किया
कि नेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस में आप आएँ, क्योंकि अभी विज्ञान भवन में आप काफ़ी व्यस्त हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ जो आयुष मंत्रालय का एक अंग है, उसके आप अध्यक्ष हैं और उसमें आप काफ़ी व्यस्त हैं, लेकिन आपने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर आप यहाँ पे आए। इसके लिए आपको जितना साधुवाद दिया जाए, जितना धन्यवाद दिया जाए, कम होगा, क्योंकि पद्मश्री पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी को सुनना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश जी भी आए हुए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी भी एक अलग पहचान है। ऐसे सभी वैद्य आचार्य मनीष भी हैं। ऐसे सभी लोगों को सुन करके हम लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। और मैं अपने जो मंच पे अतिथि बैठे हुए हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार। So now I would like to request founder of Shuddhi Ayurveda and HIIMS hospitals. He is PhD in herbal medicine, PhD in Ayurveda, doctorate in naturopathy. He worked on all chronic ailments like kidney fail, liver fail, cancer, thalassemia. So I would like to request Acharya Manish to kindly join on dais, please. Can you have applauses everyone for Acharya Manish? नमस्कार। वैद्य जी को मैं अपना गुरु मानता हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा हम लोग सब लोग वैद्य जी को सुने, क्योंकि उनको इसके बाद विज्ञान भवन जाना है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही बोलना चाहूँगा कि जैसे भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि भगवान ने स्वयं कहा कि तुम मेरी ही संतान हो, मतलब हम भगवान के ही बच्चे हैं। और आप में से सब लोग में से कितने लोग सहमत होंगे कि जो गीता में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, वो सच लिखा है? सब सच लिखा है, सब सहमत है। तो सामवेद में साफ साफ भगवान ने बोला कि मैंने इंसान को अपनी छवि के रूप में बनाया, यानी कि अपनी कॉपी बनाई। तो क्या बनाया? इंसान बनाया। ऐसे ऋग्वेद में क्या बोला कि मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना ये मानव है, यानी कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं पूरी सृष्टि में। ये भगवान ने स्वयं ऋग्वेद में बोला। तो फिर आज का मानव इतना बीमार क्यों, इतना लाचार क्यों, इतना परेशान क्यों, इतना दुखी क्यों? जब भगवान कह रहे हैं मेरी संतान, मेरी कॉपी, मेरी छवि, या मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ आपको बनाया। आपको एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, आप में से कभी किसी ने कोई जानवर पाला है? जानवर पाला होगा, कुत्ता पाला होगा, बिल्ली, कोई चिड़िया, कोई तोता पाला है। जब वो बीमार पड़ता है तो क्या करता है? खाना छोड़ देता है। अच्छा, किसने बोला था खाना छोड़ देता है? आपका वो डॉगी कौन से स्कूल में जाता है? डीएवी, डीपीएस, किसी इंस्टीट्यूट में जाता होगा शायद। कैसे पता चला उसको कि मुझे ये करना है? अच्छा, एक कुत्ते को पैदा होते ही हम 3-4 दिन में उसके माँ बाप से अलग कर देते हैं। उसने कभी जीवन काल में अपने माँ बाप के साथ टाइम ही नहीं बिताया होता। बिताया किसके साथ होता है? हमारे साथ। लेकिन हम जो करते हैं वो नहीं करता, वो अपने हिसाब से करता है। उस कुत्ते को ये प्रेरणा कहां से आती है कि अब बीमार हूं तो मुझे खाना छोड़ देना है? नेचर से। अच्छा, आप लोगों को एक और सवाल पूछता हूं। जब सुनामी आई थी, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में भी है, अभी एक भी गूगल पे चेक करोगे आर्टिकल है कि जब सुनामी आई थी केरल के तटों पे, श्रीलंका में, तो जानवर नहीं मरे थे। वो 1 दिन पहले, 1.5 दिन पहले ही अपने खूंटे छुड़ाकर, अपने जाले वाले तोड़कर भाग गए थे। उनको 1.5 दिन पहले, 1 दिन पहले कैसे पता चल गया सुनामी आने वाली है? यानी कि उनकी सेंसेस, उनकी एनर्जी हमारे मुकाबले स्ट्रांग है। हम लोग बीमार पड़ते जाते हैं, बुखार हो गया गोली, बीपी हो गया गोली, शुगर हो गया गोली। हम क्यों नहीं सोचते कि हमें बीमार पड़ने पर क्या करना है? जबकि जानवर को पता है। वो क्या करता है? 2-3 दिन के लिए खाना छोड़ देता है और फिर सिर्फ घास खाएगा अगर खाएगा तो, और फिर थोड़ी टाइम बाद उल्टी कर देगा। वो बॉडी के एसिड बैलेंस को सेट कर लेता है अपने आप ही। लेकिन हम बुखार में भी खिचड़ी खाएगा, पीली दाल बना दूं? मतलब हमारे घरों में ये कलेश है। हमारे घरों में अगर हमारे को बुखार है और बोल रहे हो मेरा मुंह कड़वा है, मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा, हलवा बना देती हूं मीठा मीठा। मतलब हमारे घर में बात होती है खाने की। हमें क्वेश्चन आएगा, सर वजन घटाना है, क्या क्या खाएं?
मतलब घटाना वजन है, सवाल क्या है, क्या क्या खाएं। हमारी सारी प्रॉब्लम खाना है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कब खाना है, कब नहीं खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, और किस मौसम में क्या खाना है और किस मौसम में क्या नहीं खाना है, हम लोग डॉक्टरों के पास जाना छोड़ देंगे, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी सारी प्रॉब्लम खाने की है। हम लोग डॉक्टरों से जाके पूछते हैं, खासतौर पे ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर्स, बड़े डॉक्टर से क्या पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या खाएं। आपको पता भी है उनकी 5.5 साल की डिग्री में डाइट नाम का चैप्टर ही नहीं है। जिनको आप बड़े डॉक्टर मानते हो, सो कॉल्ड MBBS, उनकी 5.5 साल की डिग्री में डाइट चैप्टर ही नहीं है, और उन्हीं से पूछते हो क्या खाएं, और वो कभी नहीं मना करेंगे। वो बोल देंगे शुगर है, आम मत खाओ, केला मत खाओ, चीकू मत खाओ, अंगूर मत खाओ, कभी बोलते हैं बर्गर मत खाओ, कभी बोलते हैं दूध वाली चाय मत पीना, क्योंकि उनको खुद को कभी पढ़ाया ही नहीं गया। हां, उनकी बुक्स में कैलोरी कंसेप्ट है, कैलोरीज पढ़ते हैं वो, एक सेब में 100 कैलोरी होती है, एक ब्रेड में 100 कैलोरी होती है। अच्छा, दोनों इक्वल है क्या? कहावत क्या है, एन एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। क्यों नहीं है एन आंवला ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे? जब सबको पता है एक आंवले में 12 सेब जितना विटामिन ए होता है, 6 किलो संतरे जितना विटामिन सी होता है, तो बताओ सेब बढ़िया कि आंवला बढ़िया? लेकिन हमें पढ़ाया इस तरह से गया कि हम लोग एन एप्पल ए डे के कर रहे हैं, एन आंवला ए डे नहीं है हमारी बुद्धि में। तो मैं जस्ट इतना ही बोलना चाहूंगा, बड़ी से बड़ी बीमारी, चाहे कैंसर हो, चाहे आपको कोई कीमोथेरेपी चल रही हो, चाहे किडनी फेल हो, चाहे लीवर हो, चाहे थैलीसीमिया हो, आयुर्वेद के अंदर, नेचुरोपैथी के अंदर सिर्फ खाने पीने को ठीक करके, कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सहारा लेकर बड़ी आसानी से बीमारियों को हराया जा सकता है। क्योंकि भगवान ने हमें क्या बोला, हम भगवान की संतान हैं, हम स्वयं भगवान हैं, यानी कि हम सब छोटे मोटे भगवान हैं। वो नीले सूट वाली भगवान, वो पीली शर्ट में भगवान, वो रेड सूट में भगवान, सब भगवान है। तो हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। और यही हम पिछले 2-2.5 साल से, जब से हम कोरोना को कभी पैंडेमिक नहीं बोलते, हम प्लैंडेमिक बोलते हैं, क्योंकि ये सब एक मेडिकल माफिया, आपको पता ही है, सब जानते हो, मेडिकल माफिया नहीं चाहता कि आप बिना दवाई के स्वस्थ रहो। अच्छा, कोई टूथपेस्ट कंपनी चाहेगी कि टूथपेस्ट करे बगैर आपके दांत स्वस्थ रहें? दुनिया में कोई जानवर ब्रश करता है लेकिन दांत भी खराब नहीं होते। आप लोग सुबह शाम करते हो, फिर भी डेंटिस्ट के पास होते हो। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक डेंटल कॉलेज में गया, यही मुरादनगर में है, ITS के नाम से। मैं हैरान था, उनकी डेली की 1500 की OPD थी, 1500 डेली, मुरादनगर जैसी जगह पे, ये आपके दिल्ली के पड़ोस में, मेरठ से पहले 1500 की OPD डेंटल कॉलेज में। हैरान नहीं, सोचो कितने लोग दांतों की बीमारियों से परेशान है, इसका मतलब। और हमने वहां पे, मैंने जब उनको अपनी ट्रेनिंग दी, जब मेरा वहां पे लेक्चर हुआ, मैंने उनको हल्दी, लौंग, 3-4 चीजें बताई। अगर आप पेशेंट को ये बताओगे तो बीमार कम पड़ेंगे, दांत उनके खुद ही बहुत बेटर हो जाएंगे। जबकि वो हर पेशेंट को दिन में 2 बार ब्रश करवाते हैं, फिर भी डेंटल कॉलेज में इतनी भीड़ है। वजह सारी बीमारियों की जड़ है, जो कल डॉक्टर BRC ने भी बताया होगा, सारी बीमारियों की जड़ हमारी टाइमिंग है, टाइमिंग। जो भी हम सूरज डूबने के बाद खाते हैं ना, वो दुनिया की कोई ताकत हजम नहीं कर सकती, और हमारी बॉडी उल्टा परेशान होती है। रात को आपकी बॉडी दुखी होती है, रात की आपकी बॉडी परेशान होती है, क्योंकि रात को आप उसको काम लगाते हो। आपको लगता है मैंने 9 बजे खाना खाया, 9 बजे सिर्फ आपके मुंह का काम खत्म हुआ, अंदर का काम तो शुरू हुआ ना। तो हम लोग हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारी क्लिनिक्स में, चाहे किडनी फेल का पेशेंट आए, चाहे लीवर फेल का पेशेंट आए, सबको एजुकेट करते हैं। हमारे हॉस्पिटल का नाम भी है HIMS, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस, यानी कि सारी साइंस, आयुर्वेद भी, नेचुरोपैथी भी, होम्योपैथी भी, एलोपैथी भी, और जितनी भी और अल्टरनेटिव पैथीज हम सब यूज करते हैं, जिसका जो बेस्ट है। मकसद पेशेंट ठीक होना चाहिए। तो छोटी सी बात यही है कि हमारे शरीर में सारी शक्तियां हैं। जैसे हनुमान जी के पास शक्तियां थी, जामवंत ने सिर्फ उनको याद कराई थी, वैसे ही जब पेशेंट हमारे हॉस्पिटल्स में आता है, हमारे क्लिनिक्स में आता है, हम उसको उसकी शक्तियां याद कराते हैं, उसका खाना पीना ठीक करते हैं, उसकी बॉडी क्लॉक को रीसेट करते हैं। हमारे हॉस्पिटल का पहला रूल है कि सुबह 10 बजे से पहले कुछ नहीं मिलेगा, शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि आपको 8 ही घंटे में खाना खाना होगा। और आप हैरान हो गए, 7 दिन में लगभग 60% पेशेंट का डायलिसिस
या तो लगभग बंद हो जाता है, नहीं तो कम तो पक्का होता है। जैसे किसी का 2 हो रहा है तो 1 हो जाता है, किसी के 3 हो रहे हैं तो 1 हो जाता है, फिर 10-15 दिन में वो लगभग बंद होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी खुद सेल्फ हीलिंग मोड पे आ जाती है। तो ये छोटी सी बातें हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मैं भी चाहूँगा वैद्य जी को सुनना। तो फिर किस दिन आपके साथ बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग तो यूट्यूब फेसबुक पे सब कुछ बताते रहते हैं, जो भी हमारे हॉस्पिटल्स में होता है, हमारी क्लिनिक्स में होता है, हम सब कुछ ओपनली बताते हैं ताकि लोग स्वस्थ हो जाए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। Thank you so much. Can we have a big round of applause, everyone, for Acharya Manish? Thank you so much. So, all right, I would like to request Ved Devendra Triguna ji kindly join on dais, and we want to listen you. Everyone is really waiting to listen you. डॉक्टर विपिन कुमार जी विश्व हिंदी परिषद के महासचिव हैं। हिंदी को प्रमोट करने के लिए कि देश में पूरे विश्व में कार्य कर रहे हैं। आचार्य मनीष जी, मेरे अपने छोटे भाई स्वरूप अखिलेश जी, जो कि देश और विश्व में आयुर्वेद को प्रचार एक झंडा लेके पूरे काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं। और इस सभागार में जो सब लोग हम इकट्ठे हुए, मुझे बताया था इन्होंने अपने विपिन जी ने कि सीपी ठाकुर जी इस संस्था के साथ बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं, ऐसे पैटर्न के रूप में भी। और सीपी ठाकुर जी से हमारा स्वास्थ्य मंत्री थे हमारे, उनसे तब से संबंध, और लगातार अच्छा संबंध रहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय में अच्छा काम किया और फिर आयुर्वेद को, योग को करने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। तो ऐसा मेरा अपना मानना है। अभी जैसे चर्चा की थी कि हम विज्ञान भवन में कल से राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की कन्वोकेशन कर रहे हैं। एक ऐसी अनूठी परंपरा है सारे देश के, मुझे लगता है शायद और किसी विधि में नहीं होगी, जिसमें कि हम गुरु शिष्य परंपरा से विद्यार्थियों को पूरा 1 वर्ष उस गुरु के पास रहकर वो पूरी उनकी शिक्षा को लेता है, उसकी चिकित्सा को लेते हैं। देश से तकरीबन इस वक्त शायद 60 से ऊपर गुरु हमने विद्यापीठ में लिए हैं, और प्रत्येक गुरु के पास 2 से 3 विद्यार्थी, जो कि हमारा अंडर ग्रेजुएट भी होता है, जो कि हमारे पोस्ट ग्रेजुएट भी होता है, वो उनके पास जाके पूरा 1 वर्ष चिकित्सा लेते हैं, उनसे सीखते हैं, उनके पास रह के पूरा ज्ञान लेते हैं। तो इस प्रकार उस शिक्षा को जो उन्होंने चिकित्सा सीखी, उससे वो पूरे अपने चिकित्सा में भी इस्तेमाल करते हैं, अच्छे चिकित्सक बनते हैं, अच्छे टीचर बनते हैं, अच्छे रिसर्चर बनते हैं। तो एक भारत सरकार की एक पहल है, जो कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिताजी ने मिलकर इस राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्थापना करवाई थी। भारत सरकार की एक बहुत बड़ी संस्था है, जिसमें कि तकरीबन कल 194 बच्चों को हमने डिग्री भी प्रदान की थी। हमारे मिनिस्टर सोनेवाल जी थे, MOS थे, गोवा के CM जो खुद आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, वो भी आए थे, उन्होंने कन्वोकेशन एड्रेस दी थी। तो ये कार्यक्रम जो आज भी चलेगा वहाँ विज्ञान भवन में। मैं एक तो विपिन जी के लास्ट ईयर भी आना चाहता था, लेकिन नहीं आ पाया किसी कारण से। लेकिन ये संस्था एक बहुत अच्छा काम कर रही है भारतीय संस्कृति के लिए, आयुर्वेद के लिए, योग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन आयुर्वेद की जहाँ तक बात है, जिसमें कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आज ये जो समय है, आयुर्वेद का बड़ा एक स्वर्णिम काल है। पहले भी था, मुझे याद है कि हम जब PV नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री होते थे, उस वक्त हमने प्रयास करके उनके चिकित्सक के नाते भी हमने अपने डिपार्टमेंट की स्थापना करवाई। जब महासम्मेलन का फंक्शन हमने नागपुर में किया था, तब नरसिम्हा राव जी ने वहाँ घोषणा की थी कि हम इसके विभाग की स्थापना करेंगे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ये हमारी उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे, हमारा बड़ी एडवोकेसी करते थे। फिर जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने हमारे विभाग का नाम भी रखा, हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना की, मेडिसिन प्लांट बोर्ड की स्थापना की, और हमारा बजट बहुत बढ़ाया। तो ये एक ऐसा चला, परिपाटी चली। फिर उसके बाद में हमारा जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो
2004 में बनना शुरू हुआ था, लंबा समय लगा, बीच में उसको गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं मिली। लेकिन मोदी जी जब आए प्राइम मिनिस्टर बन के, तो उन्होंने उस हॉस्पिटल को जल्दी बनवाया और फिर उस हॉस्पिटल का उन्होंने विधिवत उद्घाटन किया 2016-17 में। तो ये एक बड़ा ऐसा, क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर अटल जी से जब भी हम तकरीबन प्रत्येक वर्ष धन्वंतरी जयंती या तो राष्ट्रपति भवन में या प्रधानमंत्री निवास में मनाया करते थे, और प्रधानमंत्री जी से कहते थे कि हमको एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद चाहिए जो कि पूरे देश के लिए रेफरल हॉस्पिटल होगा। वो हॉस्पिटल बना, आज उसकी एक विंग उसकी गोवा में भी बन गई है, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने भी थोड़े दिन पहले किया। एक पंचकूला में भी बन रही है, हरियाणा में। तो इस प्रकार आयुर्वेद का जो काल है ये बड़ा अच्छा, विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा है। मेरा ये भी मानना है कि जिस प्रकार देखिए आयुर्वेद का, जैसे कोविड टाइम आया, पूरी दुनिया में इसकी चिकित्सा का तकरीबन सब लोगों को पता नहीं था, किसी भी चिकित्सा पद्धति को। 2020 का मुझे ध्यान है कि प्रधानमंत्री जी ने हमसे आह्वान किया आयुर्वेद के लोगों से, हमने उनके साथ एक वर्चुअल मीटिंग की और उसमें आयुर्वेद के बारे में जो कुछ कर सकते थे वो बताया कि किस प्रकार हम ये काढ़ा बना सकते हैं। हमारी अपनी जो हमारी रसायन चिकित्सा है, चाहे च्यवनप्राश है, वर्म रसायन है, अश्वगंध है, आंवला है, इसका हम उपयोग करके व्यक्ति की क्षमता को बनाते हैं, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं ताकि वो बीमारी कम से कम आए। और उसी का परिणाम था कि किसी न किसी रूप में सारे भारत में उसने, चाहे वो उसका च्यवनप्राश लिया या काढ़े का उपयोग रोज़ किया या अश्वगंध लिया, तो उसका लोगों को हमारे देश के अंदर कोविड भी कम हुआ और फर्टिलिटी बहुत कम हुई, बहुत कम लोग यहाँ मृत्यु तक गए। तो इससे आयुर्वेद और योग ने मिलके एक बहुत देश में काम किया, ना कि देश में, पूरे विश्व में यहाँ से ये गया। और हमारी जी तो इंडस्ट्री थी उस पीरियड में, तो उन्होंने इतना बूम किया कि उनकी 6 से 7 गुना हमारी सेल बढ़ी। तो इससे ये भी बहुत प्रभाव, लोगों में बहुत प्रभाव बढ़ा, आयुर्वेद के बारे में जिज्ञासा बढ़ी, लोगों का विश्वास बढ़ा। आज आयुर्वेद पूरे विश्व में, अमेरिका है, यूरोप है, आज सैकड़ों हज़ारों डॉक्टर्स आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहे हैं। जिस तरह हम चाहते हैं उस प्रकार तो अभी नहीं हो पाई, लेकिन मुझे ध्यान है कि 78-79 में जब हमने आयुर्वेद को पूरे विश्व में पिताजी के साथ ले जाना शुरू किया था, पूज्य महर्षि महेश योगी जी के आशीर्वाद से, तब आयुर्वेद को बहुत कम लोग वहाँ जानते थे। डॉक्टर दीपक चोपड़ा, अगर आपने नाम सुना होगा, वो भी उसी की कड़ी है जो हमारे साथ आयुर्वेद में जुड़े 85 में महर्षि जी के साथ, और उससे उन्होंने आयुर्वेद का प्रचार पूरे विश्व में किया। तो इसलिए आयुर्वेद ना, अभी बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ MOU भारत सरकार का स्थापित हो गया है। हमारा जब मोदी जी बन के आए तो उन्होंने हमारी मिनिस्ट्री अलग बनाई। जब किसी टाइम में हमारी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री नहीं होती थी, तो उन्होंने आज 2 मिनिस्टर्स हैं हमारी मिनिस्ट्री में, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, MOS हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि हमारे जो सचिव हैं, हमने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया कि हमारे किसी वैद्य को उस डिपार्टमेंट का सचिव बनाया जाए, और उन्होंने वैद्य राजेश कोटेचा जी, जो कि हमारे अच्छे आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, पूरे विश्व में उन्होंने भी आयुर्वेद को घूम के प्रचार किया, और आज तकरीबन 6 वर्ष से वो हमारे आयुष सचिव हैं। और उन्होंने आयुर्वेद का, पूरे योग का और पूरी हमारी आयुष पद्धतियों का उन्होंने ना कि देश में, पूरे विश्व में एक झंडे के रूप में काम किया। और उसी का परिणाम देखिए कि आज ग्लोबल सेंटर जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन का, जो कि हम इतने वर्षों से प्रयास कर रहे थे, जामनगर के अंदर बन गया। प्रधानमंत्री जी ने WHO के जो DG आए थे, उसका उन्होंने वहाँ उद्घाटन किया था। और ये बहुत बड़े देश के लिए गौरव की बात है कि WHO का सेंटर, ग्लोबल सेंटर ट्रेडिशनल मेडिसिन का बनना भारत में, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उससे भारत की हमारी आयुष पद्धतियों का, हमारे योग का, सबका इसमें काफ़ी प्रचार होगा। किसी न किसी रूप में प्रधानमंत्री जी अब मन की बात करते हैं या और भी किसी प्लेटफॉर्म पे, वो आयुर्वेद की चर्चा जरूर करते हैं। और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार योग को उन्होंने एक उसमें UN में उनको स्थापित किया पूरे विश्व में, इसी प्रकार जो ये शताब्दी होगी, आयुर्वेद की शताब्दी होगी। और मेरा अपना मानना है कि आयुर्वेद का बहुत प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। इस वक्त मोदी जी के प्रयासों से ये ईयर का नाम भी मिलेट्स का दिया गया है, या पूरे जो हम उसको तृण धान्य भी बोलते हैं। तो हमारी जितनी भी मिलेट्स हैं, चाहे वो रागी है, चाहे वो ज्वार है, बाजरा है, इन सब का लोगों को बारे में पता लगेगा कि इसका कितना फ़ायदा है। और इसके मिलेट्स के खाने से हमारी बीमारियां बहुत कुछ कम भी होती हैं। तो इसलिए मैं अभी आचार्य मनीष जी के भी इसमें गया था, इनका हॉस्पिटल में, वहाँ भी जाके देखा किस प्रकार ये मिलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो भी एक बड़ा अच्छा था कि लोगों को मिलेट्स खाने के लिए मिल रहे हैं, उसके बारे में ज्ञान हो रहा है, अभी तक पता ही नहीं था। लोग उसको सब लोग ज़्यादा गेहूँ और चावल ही खाते हैं।
मैं तो कहता हूँ चावल भी अगर खाएं तो रक्तशाली खाएं, लाल चावल खाना चाहिए। ये जो सफ़ेद चावल है इसका बहुत फ़ायदे नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इससे आयुर्वेद का बहुत प्रचार हो रहा है। लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से जो आयुर्वेद के जो हमारे अपने जितने भी हमारे अपने हमारा आहार और विहार है उसको फॉलोअप करना चाहिए। विशेष करके जो हमारे आयुर्वेद के चिकित्सक लोग हैं, ये उनका कर्तव्य बनता है कि जो भी व्यक्ति उनके पास आए उनको मौसम के मुताबिक आहार के बारे में बताए, विहार के बारे में बताए, और किस मौसम में किस ऋतु में क्या खाना है, क्या पहनना है और क्या लेना चाहिए इसके बारे में बताए, ताकि व्यक्ति बीमार ना हो। क्योंकि आयुर्वेद जो है उसके शब्द से पता लगता है आयु और वेद, तो ये तो पूरा वेद का ज्ञान है, आयु का पूरा ज्ञान है। वेद से हमको आयुर्वेद का ज्ञान मिला और इस प्रकार व्यक्ति को हम बताते हैं कि उसका परिवार कैसे स्वस्थ रहे। और देखिए, मेरा ये मानना हमारी किसी पद्धति का विरोध भी नहीं है। इस प्रकार एलोपैथी चिकित्सा भारत में है। अमेरिका जैसे देश जहाँ से कि पूरा एलोपैथिक सिस्टम आता है, अमेरिका या यूरोप से, वहाँ भी ये पद्धति इतनी महंगी है कि वहाँ के जो अमीर लोग हैं वो भी उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। मतलब इतनी महंगी है ये। तो भारत में तो देखिए कितनी महंगी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो अगर एलोपैथी, योग और आयुर्वेद मिलकर देश एक ऐसी पद्धति का निर्माण करें जो कि पूरे विश्व में, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए ऐसी पद्धति बनेगी जो कॉस्ट इफेक्टिव होगी, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, और हर पद्धति का जितना जितना वो कर सकता है उसको उसके बारे में उसका उतना व्यक्ति को ठीक करेगा। तो इसलिए हमको ये मिलकर ये भी प्रयास करना है। भारत सरकार भी चाह रही है कि अब एक इंटीग्रेटिव हो। इंटीग्रेटिव का मतलब कोई मिक्स पैथी नहीं कि आयुर्वेद का चिकित्सा एलोपैथी चिकित्सा करे। इंटीग्रेटिव का मतलब यही है कि हम पूरा निदान लें एलोपैथी का नहीं, विज्ञान का, और एलोपैथिक चिकित्सा, आयुर्वेद, योग मिलके एक ऐसी पद्धति बनाए लोगों के लिए जिसमें उनका अच्छा स्वास्थ्य के बारे में हम लोगों को दे पाएँ, जिससे पूरे एक निरोगमय समाज की स्थापना करनी है हमको। हमारा जितने भी व्यक्ति हैं सब ठीक हों, परिवार में, घर में, पूरे देश में, और हमारा अपना स्वास्थ्य अच्छा हो। मुझे प्रसन्नता है कि मैं विपिन जी के कहने पे आज यहाँ आया और आप लोगों के साथ मिले। बाकी तो हम चिकित्सक लोग हैं, सुबह से लेकर शाम तक चिकित्सा करनी है, और चिकित्सा में सब कुछ मिलता है। मैं तो ये कहूँगा कि चिकित्सक को कभी भी मतलब उसको लालची नहीं होना चाहिए। जब आप जो भी व्यक्ति या जो भी मरीज उसके पास आएगा, आप भगवान से मांगें कि ये मेरे पास आए, मैं इसको स्वस्थ कर पाऊँ। उसमें आपको धन, यश, कीर्ति सब कुछ मिलता है। तो कभी भी जो आदमी ये सोच के ना देखे कि ये व्यक्ति मेरे पास आ गया है तो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा इससे लूँ। बहुत आजकल, क्योंकि मैंने दिल्ली में देखा कि हॉस्पिटल जितने महंगे होंगे एलोपैथी हॉस्पिटल, कोविड टाइम में भी देखा कि लोगों को 10-10, 15-15, 20-20 लाख के बिल बन रहे थे। लोग अफोर्ड नहीं कर पाते इतनी महंगी चिकित्सा पद्धति। तो इसलिए हमको आयुर्वेद के चिकित्सक को भी मैं कहूँगा, और विशेष करके जो हमारे वेद के जो बच्चे अभी निकल रहे हैं उनसे मैं कहता हूँ कि अपने आप को वैद्य कहने में गौरव महसूस करें। अपने आप को आप डॉक्टर कहें, उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर आप वैद्य हैं तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और आपको अच्छी आयुर्वेद के चिकित्सक बन पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं पुनः शब्दों के साथ विपिन जी का धन्यवाद करूंगा। मेरे अपने छोटे भाई अखिलेश जी हैं, मनीष जी हैं, सब लोग हम बैठे हैं, और सीपी ठाकुर जी को भी मैं उनको भी धन्यवाद करूंगा कि इस संस्था के साथ जुड़े हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जय आयुर्वेद। थैंक यू सो मच। मैं देवेंद्र त्रिगुणा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। Now we have Dr. Akhilesh Sharma, who is an Ayurveda expert, also expertise in Panchkarma therapy. He is widely recognized for his outstanding contributions in the field of Ayurvedic medicines. He is also awarded with Dhanvantri Award, the Chikitsa Shiromani Award for his outstanding contribution to Ayurveda. He has written numerous books on Ayurveda, and we are proud that he is associated with Ayushman. Thank you so much, sir. Please join. सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। उनके सामने बोलना मतलब चिराग तले अंधेरा जैसी बात है। आई मीन टू, मैं अपेक्षा नहीं कर रहा था कि देवेंद्र जी के सामने मुझे बोलने का सौभाग्य मिलेगा। ये सब कुछ कह चुके हैं, और इनके हमारे लिए, इस देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि माननीय देवेंद्र त्रिगुणा जी के पिताजी, जिन्हें हम आयुर्वेद का पितामह भी मानते हैं, मेरे लिए भी गुरु समान थे। बहुत कुछ सीखने को मिला उनके चरणों में बैठ करके। एक छोटे से मंत्र का उच्चारण करना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपनी बात रखूँगा।
इस मंत्र पर सभी का ध्यान चाहूँगा।